इमेजिन करो, आप एक पार्क में एक बेंच पर मस्त में बैठे हुए हो और तभी आपके बगल में बैठा हुआ एक अंधा इंसान आपसे पूछता है कि भाई मौसम बहुत सुहाना गा रहा है, मौसम को मेरे लिए सलाह डिस्क्राइब कर सकते हो क्या, कि मौसम बाहर क्या चल रहा है। अब इस पर आप कहते हो कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। सो शाम हो गई है, आसमान ऑरेंज सा है, इसमें बादल किसी हुई की तरह दिखाई दे रहे हैं। इतने पर वो आदमी आपको झट से रोकना है और वो पूछता है आपसे कि ऑरेंज ऑरेंज का मतलब क्या होता है। और तभी आपको ये क्लिक होता है कि भाई ये तो बर्थ से ही ब्लाइंड है, तो इसे तो शायद ऑरेंज का मतलब ही नहीं मालूम होगा। फिर भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो कि ऑरेंज एक वार्म कलर है, जैसे आज वार्म होती है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके का कलर है। इससे वो आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑरेंज तो मेरे हिसाब से फल का नाम है, राइट, और वो तो गम नहीं होता, तो आप किस ऑरेंज की बात कर रहे हो। अब आई नो हमारी ऑडियंस उसे एटम और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है, बट उसे ऐसे समझना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने एटम या फ्रीक्वेंसी को कभी महसूस ही नहीं किया। और इसीलिए आप फाइनली तक हर के पूछते हो कि आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, और वो बांदा रिप्लाई करते हुए कहता है नथिंग। और आप ये सुनकर शॉक हो जाते हो, क्योंकि जब आप या मैं हम लोग जब आंखें बैंड करते हैं तो हमें नथिंग नहीं दिखाई देता, हमें जो भी हम सोचते हैं उसकी इमेज दिखाई देती है ना। नो हर इज व्हाट आई एम ट्रिंग टू से देखो आप और वो आदमी दोनों ही इंसान हैं, पर सिर्फ एक सेंसरी अंग ना होने से उसके लिए यूनिवर्स की रियलिटी हमेशा बिल्कुल अलग महसूस होती है। वो चीजों को किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखा है और हम किसी और से इन शॉर्ट रियलिटी सब्जेक्ट है, और ये आप लोग भी जानते हो। बट जस्ट सिर्फ एक सेंस के ना होने से, एक इंद्रियां के ना होने से इतनी डिफरेंट हो सकती है, और यही से चीज होती है। स्पेस और टाइम के परसेप्शन में भी, यानी स्पेस का कॉन्सेप्ट हर एक के लिए अलग है, और इस पर डू यू नो हजारों सालों से अनसर्टेनिटी डिबेट चल रहा है। किसके एक तरफ अब्सोल्यूटिज्म है, जो फिलॉसफी ये कहती है कि स्पेस इन टाइम फिक्स्ड है, और दूसरे तरफ है रिलेशनलिज्म, जो ये कहती है कि स्पेस और टाइम परसों तू परसों डफर करता है। सो अब फ्रेंड्स आता है इंटरेस्टिंग सवाल के, इन दोनों भी पर्सपेक्टिव, इन दोनों भी फिलॉसफी में से कौन सी फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, रियलिटी है, और जो संसार के एंटी-रे पिक्चर में प्रॉपरली फिट बैठी है। वेल, आपके पास इसका जवाब अगर है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, और अगर नहीं है, लेट यूनिवर्सिटी गेट सो वेल गैस सिनेरियो। कुछ ऐसा है ना कि फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक कम्युनिटी पहले से ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर का ये कहना था कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्पेस और टाइम रियल है, और सबके लिए एक समाज है मिसल के तौर पर। कलर्स, हमें कलर्स एक समाज ही दिखते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर अगर ब्लू दिख रहा है तो आपको भी ये कलर ब्लू ही दिखेगा। बट यू नो हार्ट ऐसा नहीं है, दुनिया के थंडाओ वाजर में से हर एक इंसान को ये कलर येलो दिखेगा, और इनफैक्ट हर 12 में से एक इंसान को कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कोई ना कोई कलर आपके कंपैरिजन में दूसरा ही दिखेगा। मतलब उन्हें रियलिटी आपकी रियलिटी से अलग दिखाई दे रही है, जो बाय डी वे रिलेशनलिज्म पर्सपेक्टिव से दम फिट बैठता है। अब कलर्स जो लाइट से पैदा होते हैं वो भी एक स्पेशल एंटी है, और इसीलिए रिलेशनलिज्म का कहना यह है कि सबसे अल्टीमेट स्पेस और टाइम भी सबके लिए अलग अलग ही है, क्योंकि वो भी हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस यूनिक ऑब्जर्वर के लिए यूनिक है, क्योंकि वो उनके यूनिक पर्सपेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। अब 16th सेंचुरी के फिलोसफर / मैथमेटिशियन रेनेडिक्ट अब्सोल्यूटिज्म के बिल्कुल सपोर्टर थे, क्योंकि वो ये माना करते थे कि मटके जारी रियलिटी को समझा जा सकता है। उन्होंने यूनिवर्स को 3D ग्राफ कंसीडर किया और उसे पर नेचर में दिखने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को 3D ग्राफ पर प्लॉट किया। अब क्योंकि ये सारी चीज बिना यूनिवर्स के रूल्स को डिस्टर्ब किया ग्राफ्ट पर प्लॉट हो रही थी, इससे निर्णय रिकॉर्ड ने ये कंक्लूड किया, यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट है। और इससे जाकर अब्सोल्यूटिज्म ये बिलीफ लाइमलाइट में ए गई। इस बिलीफ को और भी ज्यादा फॉरवर्ड पुश तब मिला जब न्यूटन ने डिकार्ट के कोऑर्डिनेट्स को उसे करके अपने लॉस ऑफ मोशन की थ्योरी को डेरिव किया और प्रूव कर दिया कि स्पेस के साथ साथ टाइम भी एब्सोल्यूट है। दरअसल न्यूटन का यह कहना था कि इस 3D स्पेस में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भले ही किम डायरेक्शन में मूव करते हो, टाइम उनके हिसाब से मूव नहीं करता, वो हमेशा ही आगे ही बढ़ते रहेगा और वो भी एक फिक्स स्पीड से।
अगर इसे सिंपल भाषा में बताओ तो वो कहते हैं ना समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब यही सोच स्पेस और टाइम को लेकर कई सालों तक चलती रही, बट देन न्यूटन ने यहाँ पर थोड़ा सा पंगा ले लिया। उन्होंने कैलकुलस को याद करके एब्सोल्यूटिज्म पर ही सवाल पैदा कर दिया। दरअसल न्यूटन जस्ट कैलकुलस को इजाजत करने के लिए जान जाते हैं। वो ऑल में जर्मन पॉलीमट गोफीड लेबनेस ने किया था, लेकिन न्यूटन उसे समय के जान मैन मैथमेटिशियन और फिजिशियन होने की वजह से काफी ज्यादा उसे चीज का क्रेडिट न्यूटन को चला गया। सो न्यूटन को काउंटर करने के लिए लेबनीज एब्सोल्यूटिज्म के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रिलेशनलिज्म को सपोर्ट किया और ऐसी थ्योरी राखी जिसे इंस्पायर होकर आइंस्टीन तक अपने आप को लेबनीज माने गए। सो लेबनिज ने एग्जैक्टली क्या कहा था, सो देखो। लेबनीज मानते थे कि स्पेस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है और स्पेस मॉन्ट्स नाम के पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो ये कुछ पार्टिकल्स हैं। न्यूटन का कहना था कि ये पार्टिकल्स स्पेस में पड़े हैं और इनका पोजीशन स्पेस में एक ओरिजिन और रेफरेंस एक्सिस बनाकर बताया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लेबनीज का पर्सपेक्टिव ये था कि इन पार्टिकल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपील करके एक दूसरे की पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर इसे देखें तो ऐसा लगेगा कि यह पार्टिकल्स स्पेस में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस आइडिया को भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कवर हुए, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये फील्ड्स ऑब्वियसली किसी चीज किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी, लाइक स्पेस, सो कुछ वक्त के लिए रिलेशनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट फिर से बैकफुट पर चला गया। और अगेन न्यूटन की थ्योरी पर लॉन्ग बिलीव करने वाले लोग की स्पेस एग्जिस्ट करता है, वापस से इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करने गए विदाउट डी नीड ऑफ अन्य पार्टिकल पर। अगले ही सेंचुरी की शुरुआत में आइंस्टीन ने फिर से यहाँ पर पास पलट दिया। सेंचुरी के आते ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह प्रूव किया कि स्पेस टाइम एक सिंगल एंटी है जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब जैसे कि हम ये जानते हैं, अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो टाइम स्लो होगा और साथ ही स्पेस भी वॉर्फ होगा। और यही थी अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन शॉर्ट, आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया कि स्पेस टाइम एक दूसरे के लिए रिलेटिव है और अलग अलग लोगों के लिए अलग है। अब इससे अगेन रिलेशनलिज्म की पकड़ वापस से बने गई और न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस टाइम का फंडा टूटे हुए दिखने गया। लेकिन आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट को उसे किया था, जो था ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। और जैसे कि हमने पहले भी जाना है कि फील्ड के एग्जिस्ट करने के लिए एक मीडियम यानी कि स्पेस का एग्जिस्ट करना जरूरी था, और इसीलिए आइंस्टीन की रिलेटिविटी है एब्सोल्यूटिज्म और रिलेशनलिज्म के एकदम बीच में लैंड किया। यानी अभी भी सवाल ये था कि स्पेस और टाइम रियल है या अनरियल। अब आई नो आप ये सोचोगे कि जब स्पेस टाइम एक्सपर्ट फाइनल शब्द एक नहीं देकर रहा तो कौन सी फिलॉसफी करेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा। वेल, यहाँ पर एंट्री होती है डी इमरजेंसी थ्योरी की। बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो प्रूफ करती है कि पेस्ट एंड फ्यूचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि रिसेंटली लॉस एंजल्स के कुछ साइंटिस्ट ने जब इस थ्योरी को इस क्रिस्टल के मध्य से समझा, तब उन्हें ये पता चला कि रियलिटी या स्पेस टाइम बस हमारे दिमाग के ऊपर है। और वेट लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली क्रिस्टल एक पैटर्न होते हैं जो कंटिन्यूस एक सेल के रिपीट होने से बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, यह है क्रिस्टल लट्टिस का मॉडल जो दिखने में सिमेट्रिक है, लेकिन इसके 2D शेयरों पर अगर ध्यान दें तो वो एसिमेट्रिकल है। इसी एसिमेट्रिकल पैटर्न को क्वाजी क्रिस्टल कहते हैं। और इमरजेंसी थ्योरी का भी यही मानना है कि हमारा यूनिवर्स भी इस ए डिमेंशनल क्रिस्टल का 3D प्रोजेक्शन है, जिसका बेसिक यूनिट सेल एक टेट्राहेड्रॉन है और इस टेट्राहेड्रॉन के एक साइड का लेंथ ब्लैक लेंथ जितना है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स से भी 10⁻⁴ टाइम्स छोटा है। इस टेट्राहेड्रॉन के अलग अलग पैटर्न में अरेंज होने से फंडामेंटल पार्टिकल्स बने हैं। और फिर पूरा यूनिवर्स पर फ्रेंड्स, सवाल ये है कि इनके इस अलग अलग अरेंजमेंट की आखिर वजह क्या है। वेल, यू वॉन्ट बिलीव द आंसर इज कॉन्शियसनेस। क्योंकि देखो, ये पूरा वर्ल्ड और इसे बनाने वाले ये टेट्राहेड्रॉन्स भी महेश इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन है वो कोई भी चीज जिसका कुछ मीनिंग हो और वो हमें सिमिलाते कर सके। अब ऐसे में मीनिंग्स को अगर समझे
तो वह नेचर का कोई भी सिंबल या पैटर्न हो सकता है, जिसे समझना के लिए हम एक सिंबल या पैटर्न को दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, ये क्या है? क्योंकि आपके ब्रेन ने सबकॉन्शियसली कंपेयर किया कि यहाँ ये लाइन नहीं है। अब इसी तरह के कंपैरिजन के लिए चॉइस चाहिए जो सिर्फ कॉन्शियसनेस से ही आई है। कॉन्शियसनेस एक एक्टिव प्रोसेस है और एक पैसिव प्रोसेस नहीं, मतलब रियलिटी बस हमारे कॉन्शियसनेस से ही जन्म लेती है। और इमरजेंसी थ्योरी के साइंटिस्ट कोई हवा में ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि इमरजेंसी थ्योरी सारे में सरिता फिजिक्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर डेवलप की गई है। और ये साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बोल रहे हैं, जिसे 2020s में बाय डीवे नोबेल प्राइज भी मिला था, एग्जैक्टली क्वांटम और एंगल के बेसिस पर। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट को मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट चलो इमरजेंसी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में आई समझते हैं कि ये क्या है। जो क्वांटम एंटेंगलमेंट फिजिक्स का एक वर्ड फिनोमिना है, जिसमें दो पार्टिकल्स एक सोर्स से जनरेट होते हैं और उनके बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है भी चीज, जिसका कुछ मीनिंग हो और वो हमें सिमिलाते कर सके। अब ऐसे में मीनिंग्स को अगर समझे तो वह नेचर का कोई, जिससे पार्टिकल्स क्वांटम एंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं यहाँ पर्स में। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये पार्टिकल्स सबसे पहले सुपरपोजिशन स्टेट में होते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जी स्टेटमेंट, पोजीशन, मोमेंटम etc डिसाइड नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई भी कॉन्शियसली ऑब्जर्व करता है, ये कोलैप्स हो जाते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज तुरंत डिसाइड हो जाती है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम सभी का अलग अलग यूनिक दिमाग, जिसमें अलग अलग यूनिक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और सर्किट्स हैं, अपने रिजल्टिंग पर्सपेक्टिव से प्रोसेस करते हैं और हमारा अपना यूनिक वर्जन ऑफ रियलिटी प्रकट होता है। तो किड ऑफ यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक इंसान या लिविंग बीइंग के कॉन्शियसनेस का मटर के परसेप्शन पर एक काफ़ी बड़ा रोल है, और इसीलिए शायद जी रियलिटी को हम ट्रॉली रियल या एब्सोल्यूट मान के बैठे हैं। वो एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेशन है। अब फ्रेंड्स, इस विषय को और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी थ्योरी बनानी होगी जो आइंस्टीन के रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही फ्रेमवर्क को जोड़ सके और हमें और क्लैरिटी दे सकें। और शायद इमरजेंसी थ्योरी एक बहुत ही प्रोमाइजिंग कंपटिंग थ्योरी है। इसके अलावा एक और एक थ्योरी है कॉल्ड द सिमुलेशन थ्योरी, जो सिर्फ और सिर्फ जो भी अपने रिलेटिव स्टेट और क्वांटम मैकेनिक्स के स्टैंड पॉइंट्स के बेसिस पर दावा कर रही है कि स्पेस और टाइम रियल नहीं है बल्कि रिलेशन है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देती है, क्योंकि फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने अब हीलियम एटम को तक पूरी तरीके से सिमिलाते भी कर लिया है। मतलब आने वाले दोनों में मेरी वो मॉलिक्यूल ऑब्जेक्ट और इनफैक्ट ब्रेन को भी सिम्युलेट कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि शायद वाकई में हम एक सिम्युलेटर वर्ल्ड का ही हिस्सा है।